नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट के अहम फैसले, 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि, जुड़ेंगे 50 लाख नए लाभार्थी। राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए बोली लगाने को भी दी मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल कर्मियों को किया सम्मानित। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से लोगों में संतुष्टि, लेकिन ऑपरेशन महादेव ने संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदला। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में तिरंगे के अपमान को लेकर भाजपा हमलावर। कहा, बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाना कांग्रेस का चरित्र, बिहार के सम्मान के साथ नहीं होगा समझौता। जनता महागठबंधन को देगी करारा जवाब। कटरा वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन के बाद अस्थायी रूप से रोकी गई यात्रा, राहत और बचाव अभियान जारी। हालात पर गृह मंत्रालय की नजर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने हादसे पर जताया शोक। और गणेश चतुर्थी के साथ गणेशोत्सव की शुरुआत। घर घर में विराज रहे हैं गणपति, मंदिरों और पंडालों में भी लगी गजानन की मूर्तियां। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कुल 7,332 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों को कवर करना है, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल होंगे। योजना का क्रियान्वयन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। इसमें लाभार्थियों को बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण और रुपए क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। ऋण की पहली किश्त की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये, दूसरी किश्त 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, जबकि तीसरी किश्त पहले की तरह 50,000 रुपये ही रहेगी। लाभार्थियों को यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड और डिजिटल लेन देन पर 1,600 रुपये तक कैशबैक तक का लाभ भी मिलेगा। स्वनिधि से समृद्धि घटक के तहत मासिक लोक कल्याण मेले आयोजित किए जाएंगे, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। कोविड-19 महामारी के समय शुरू हुई ये योजना अब तक 68 लाख वेंडर्स तक पहुंच चुकी है और 96 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही दूसरे बड़े फैसले में कैबिनेट ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की ओर से बोली लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने होस्ट कोलैबोरेशन पर हस्ताक्षर करने, संबंधित मंत्रालयों और विभागों से आवश्यक गारंटी उपलब्ध कराने और बोली स्वीकार होने पर गुजरात सरकार को अनुदान जारी करने की अनुमति भी दी है। इन खेलों में 72 देशों के एथलीट हिस्सा लेंगे। बड़ी संख्या में कोच, तकनीकी अधिकारी, पर्यटक और मीडिया प्रतिनिधि भी भारत आएंगे, जिससे स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व सृजन होगा। अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जहां विश्व स्तरीय स्टेडियम और अत्याधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन खेलों से पर्यटन, रोजगार और खेल विज्ञान, इवेंट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, प्रसारण, आईटी, जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। यह आयोजन राष्ट्रीय गौरव और एकता को मजबूत करेगा
और युवाओं को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के उन जवानों को सम्मानित किया जिन्होंने ऑपरेशन महादेव को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को ढेर किया था। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे देश की ओर से वे सुरक्षा बलों को बधाई देते हैं जिन्होंने नागरिकों के मन में सुरक्षा का विश्वास और मजबूत किया। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में पर्यटन अपने शिखर पर था तब पहलगाम हमले से कश्मीर मिशन को पटरी से उतारने की नाकाम कोशिश की गई। गृह मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने जनता को संतुष्टि दी थी, जबकि ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदल दिया। गृह मंत्री ने कहा कि इन अभियानों ने आतंक के आकाओं को ये सख्त संदेश दिया है कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ का अंजाम बेहद भयावह होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनआईए की एफएसएल जांच से सिद्ध हुआ है कि ऑपरेशन महादेव में ढेर किए गए आतंकी ही पहलगाम हमले के जिम्मेदार थे। अमित शाह ने कहा कि जवानों ने दुनिया को दिखा दिया है कि चाहे आतंकी कितनी भी रणनीति बदलें, वे भारत को आहत कर अब बच नहीं सकते। उन्होंने सराहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और महादेव को लेकर पक्ष विपक्ष सभी में संतोष और उत्साह है और हर कोई सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। बायो ई3 के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विज्ञान एवं तकनीकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायो स्टार्टअप्स और बायोटेक इकोनॉमी के क्षेत्र में 2014 के बाद बड़ी प्रगति हुई है। जहां 2014 में मात्र 50 बायो स्टार्टअप्स थे, तो वहीं अब देश में 12,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। हमारी बायो इकोनॉमी 2014 में जहां 10 बिलियन यूएस डॉलर थी, तो वहीं कुछ ही सालों में 230 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। 3-4 years, the awakening has been so much that suddenly there has been a spike in bio startups as well as biotech economy. It's rather embarrassing saying that before 2014 we had just 50 biotech startups across the country, 50, hardly a number to be. Now we have close to more than 11,000, 12,000 almost. Yeah. So, and they are doing wonderful job and also making a good fortune out of this. Our bioeconomy was just about 10 billion US dollar. In 8 years, it went up 80 billion, then 100 billion, then 130 billion. Now we are projecting as 230 billion in the next few years. साथ ही जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी पर प्रधानमंत्री मोदी का विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में इसे लेकर आह्वान किया था। The Honorable Prime Minister had made a mention of Bio E3 policy and done that quite elaborately, very convincingly, because when Prime Minister speaks something in his Independence Day, it not only becomes a declaration of intent for the government in place, but is also taken very seriously across the country and even outside, and also sets the priority of the government in place. And therefore, one day later, he suggested to me that now, to live up to the tall order that Prime Minister has placed before us, we should be doing something. So I said, okay, you create something, and I'm glad that he's very innovatively come out with this idea, which will be very engagingly involving the youth of this country. प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद का कहना है कि जीव विज्ञान अब सिर्फ पाठ्य पुस्तकों का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक शक्तिशाली साधन है। Biology is no longer a subject in textbooks as it used to be in my times, but it is also becoming a very powerful tool to shape the future of India and its youth. And through Bio E3, India has taken a strategic step towards building a green, clean and prosperous nation. And this vision actually goes beyond economic growth because it creates an Atmanirbhar Bharat
by using biotechnology to address a large number of areas such as public health, protecting the environment, and fighting climate change. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मोल्दोवा गणराज्य के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोल्दोवा गणराज्य के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री मिहाई पोप्सोई मोल्दोवा की सरकार एवं जनता को उनके स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आपसी सहयोग और साझेदारी से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। ओडिशा के ढेकनाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान में शामिल हुए। यहां पौधा लगाने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अधिक संख्या में पौधे लगाने की अपील की। इस जंगल को बढ़ाने के लिए जब देश में एक पेड़ लगाने की जन आंदोलन चली है, एक पेड़ मां के नाम पिछले 2 साल से एक जन आंदोलन के रूप ले चुका है। भारत जिम्मेदारी लिया है 2070 तक नेट जीरो करना, इसलिए हमारे देश में पेड़ पौधों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। और फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 3 दिवसीय सिंगापुर दौरे पर हैं। इस दौरान बुधवार को उन्होंने भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा भारत सिंगापुर कॉरिडोर, बाजारों को जोड़ना और एडीआर के माध्यम से विवादों का समाधान विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इसकी जानकारी अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर साझा कर बताया कि यह आयोजन भारत में मध्यस्थता की संस्कृति को सुदृढ़ करने के साथ ही न्यायिक समाधान की प्रक्रिया को वैश्विक मानकों के अनुरूप और अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले के सुरू में गर्मियों के महीनों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुरू वैली समर पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में शामिल होने पहुंचे पर्यटकों का स्वागत बर्फबारी से हुआ। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बर्फबारी के बीच सुरू वैली में संस्कृति, रोमांच और आतिथ्य के प्रतीक इस महोत्सव का शुभारंभ किया। बारिश बर्फबारी के बीच स्थानीय कलाकारों ने लद्दाख की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन कर समा बांधा। समर पर्यटन महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हाथों में है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह अर्थव्यवस्था की नींव रखी है, उसके कारण आज भारत इतनी मजबूत स्थिति में है कि किसी भी हालात से आसानी से निपट सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आज एकदम मजबूत हाथों में है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है अर्थव्यवस्था की 2014 के बाद, उससे आज भारत इस स्थिति में है कि उस तरह के शॉक को अब्जॉर्ब कर सके। लेकिन ओवरऑल अगर इकॉनमी को देखें तो बहुत मजबूत स्थिति में है और उसका जो है टैरिफ का 40 बेसिस पॉइंट का जो है ग्रोथ में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अगर 40 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ में फ़र्क पड़ा तो जो हमने स्टिमुलस ऑलरेडी दिया है, जैसे इंटरेस्ट रेट पे कट किया आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट का, जिस तरह से आप टैक्स कट किया सरकार ने बजट में, और जिस तरह से रैशनलाइजेशन जीएसटी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बोला है, इस सब मिला के जो 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का स्टिमुलस जो है इकोनॉमी में मिलेगा।
उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बीच श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन होने के बाद यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई। ये हादसा अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन से हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु हर रोज मां वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाते हैं। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताते हुए ताज़ा हालात जानने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन में लोगों के मौत पर उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपदा में घायल हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा, माता वैष्णो देवी मंदिर के यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु होने की दुखद घटना अत्यंत कष्टदायक है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ तथा राहत व बचाव कार्य में सफलता की कामना करती हूँ। वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपदा में घायल हुए लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने लिखा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। पीएम मोदी ने कहा कि प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है और वह सभी की सुरक्षा और कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना करते हैं। इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा है कि श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग में हुए भूस्खलन के कारण हुई बहुमूल्य जान माल की हानि से अत्यंत दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल में घायल श्रद्धालुओं का हाल जानने के लिए वो वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि अर्धकुंवारी के पास हुए क्लाउड बर्स्ट में कई श्रद्धालु घायल हो गए और बहुत सी कीमती जानें चली गईं। मृत्यु का कोई मुआवजा नहीं होता, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की पॉलिसी के अनुसार मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के कई जिलों में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बादल फटने और उसके बाद आई बाढ़ से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और वायुसेना की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। एनडीआरएफ की 18 टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। इनमें से जम्मू में 9, किश्तवाड़ में 3, सांबा में 3, जबकि श्रीनगर, उधमपुर और रियासी में एक टीम तैनात की गई है। इस बीच बचाव सामग्री लेकर वायुसेना का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से जम्मू पहुंचा। वहीं चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर भी जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और पठानकोट एयरबेस पर तैनाती के लिए तैयार रखे गए हैं। जम्मू शहर में मात्र 38 घंटे में 380 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो दशकों में सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। इस बारिश ने कई पुल और सड़कों को नुकसान पहुंचाया है। ऐतिहासिक माधोपुर पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिस पर सुबह से यातायात बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 5 सितंबर तक जम्मू संभाग और दक्षिण व मध्य कश्मीर में हल्की से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद है। इसको लेकर रामबन के उपायुक्त मोहम्मद अलियास खान, रामबन एसएसपी अरुण गुप्ता, एसएसपी ट्रैफिक NSW राजा आदिल हामिद ने बनिहाल के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ट्रैफिक NSW राजा आदिल हामिद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक NH-44 पर सड़क साफ नहीं हो जाती, तब तक अपनी यात्रा की योजना ना बनाएं। 2 दिन से बहुत बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से जम्मू श्रीनगर जो है हाईवे है
काफी जगह पर लैंडस्लाइड्स आई हैं, काफी जगह पर शूटिंग स्टोन चल रही हैं। अभी हम जो है रामबन से लेके यहाँ रामसू तक आए हैं, शेर बीबी तक आए हैं, तो आप अपने रास्ते में देखा काफी जगह पे शूटिंग स्टोन है, पत्थर पड़ा हुआ रोड बन रहा है। अभी तक मोबाइल कनेक्टिविटी से जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आई नहीं कहाँ का डैमेजेस है, कि जो ही जो है क्लियरेंस मिलती है हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मैं ये सब लोगों से अपील करना चाहूंगा, जो भी इस हाईवे पे चलने वाले लोग हैं NH-44 पे, जब तक रोड क्लियरेंस मिलेगी नहीं, TCU से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही जो है अपनी जर्नी जो है इसमें प्लान करें। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्यानाचट्टी के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम धामी ने बताया कि सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारी को तुरंत मलबा हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही बारिश कम होगी, सड़क चौड़ीकरण और बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। के स्यानाचट्टी का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, राना गांव से लेकर कुथौर गांव तक पिछले दिनों जो ये मलबा आ गया और मलबे के कारण से यहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो जाने के कारण से 25 फुट पानी और मलबा ऊपर आ गया है और इसके कारण से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एमके स्टालिन के वोट चोरी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि डीएम प्रमुख एमके स्टालिन जो बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाते रहते हैं, कांग्रेस ऐसे लोगों को स्टार प्रचारक बना देती है। डीएमके के दयानिधि स्टालिन कहते हैं कि बिहारी तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आता है। आज स्टालिन जी वही डीएमके के नेता जिन्होंने गाली दी, आज स्टालिन बिहार में थे। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा। आज गणेश चतुर्थी है। आज से गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। गणपति आज घर घर विराज रहे हैं, तो वहीं पंडाल और मंदिरों में भी बप्पा के स्वागत के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की बात ही निराली है। यहाँ की मान्यताओं से भरा सिद्धिविनायक मंदिर हो या लाल बाग के राजा का पंडाल, दुनिया भर से लोग यहाँ गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।